तो आज हम लोग ठीक है विज्ञान का भाग 7 देखेंगे। ठीक है, भाग 6 में हम लोग 120 प्रश्न तक कर चुके हैं। ठीक है, अब भाग 7 में 121 से शुरू करते हैं। ठीक है, और ये विज्ञान के जो भी प्रश्न है आप लोगों ने 6 से लेके 10 तक का जो एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा उसी संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जो पास्कल है, ठीक है, पास्कल जो है दाब का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? तो जूल तो ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, वाट जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? टार ही दाब का मात्रक होता है, याद कर लीजिए। टार या बार, एक टॉर भी होता है एक बार भी होता है। ठीक है, तो वही किसके मात्रक है? पास्कल, यानी दाब के दोनों मात्रक हैं। जो चीज पास्कल नापता है वही चीज कौन नापता है? टार नापता है। ठीक है, और न्यूटन तो आप जानते हैं न्यूटन तो बल को मापता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। भाई न्यूटन बल को मापता है, ठीक है ना, और जूल जो है एनर्जी यानी ऊर्जा को मापता है, और वाट शक्ति को नापता है, तो बचा कौन? टार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टार। अगला प्रश्न कर रहा है, दवा बनाने में काम आता है। देखिए, दवा यानी मेडिसिन सब लोग जानते हैं, ठीक है ना, तो दवा बनाने में काम आता है। तो देखिए इसमें एक ऑप्शन दिया है साइट्रिक अम्ल, और आप जानते हैं साइट्रिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है, और इसमें विटामिन सी थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाएगी संतरे में। ठीक है, तो संतरे का प्रयोग दवा बनाने में तो नहीं करेंगे। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ये टमाटर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहां पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है ना, इसके बाद पिक्रिक अम्ल, तो पिक्रिक अम्ल जो है अंगूर में पाया जाता है। कभी कभी देखते हैं अंगूर कभी खट्टा लगता है, तो अंगूर खट्टा लगने का मतलब यह है ना कि अंगूर में कुछ मात्रा में अम्ल पाया जा रहा है, तो अंगूर में पिक्रिक अम्ल थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। बचा बेंजोइक अम्ल, तो बेंजोइक अम्ल ही है जिसका प्रयोग दवा बनाने में किया जाएगा। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, यानी खाना खराब न हो इसे बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग सॉस खरीदते होंगे जो मैगी चाउमीन के साथ खाते हैं, तो वो सॉस जो है काफी दिन तक खराब नहीं होता, उसमें क्या है? बेंजोइक अम्ल की मात्रा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बेंजोइक अम्ल का प्रयोग दवा बनाने में भी करते हैं, और बेंजोइक अम्ल का प्रयोग खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने में किया जाता है ताकि वो खराब न हो। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या है? तो कह रहा है कि भोजन का एक प्रमुख अंग है, यानी प्रमुख अंग कौन सा है इसमें से भोजन का? देखिए, तो हम लोग जो खाते हैं क्या क्या खाते हैं? हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, हम लोग फैट खाते हैं, हम लोग मिनरल्स खाते हैं, और थोड़ी सी मात्रा में जो है मतलब पानी, ये पानी, इतनी चीज को हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। रोटी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट है। लगभग सब्जियों की बात करें जैसे आलू हो गया, ठीक है, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तो इन सब में मैक्सिमम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ही है। तो जो भोजन का प्रमुख अंग है वो क्या है? तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट ही सबसे ज्यादा खाते हैं। ठीक है ना, पहला ऑप्शन स्टार्च दिया है। स्टार्च का मतलब होता है, ठीक है, स्टार्च का मतलब क्या होता है? तो पौधों में का संचित भोजन। किसका? पौधों का जो संचित भोजन होता है उसे क्या कहते हैं? भाई आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं, तो अगर पत्ती सभी पौधों का तोड़ दिया जाए तो उनके जो तना होंगे, तना जो है, तना हरा हरा होता है, हल्का हल्का, जो ऊपर का तना होगा तो हरा है तो उसमें भी भोजन बन जाएगा। ठीक है, और कभी कभी आप देखते हैं कि पौधे को बिल्कुल काट दीजिए तो फिर भी उसमें से निकल आते हैं टहनियां। क्यों? क्योंकि जो पौधे के जड़ होते हैं, जड़ों में भोजन इकट्ठा हो जाता है। कब? किसके लिए? भविष्य के लिए। पौधे भी जानते हैं कि हम हमेशा भोजन बना पाए कि न बना पाए, तो एक्स्ट्रा भोजन को अपने जड़ों में इकट्ठा कर लेते हैं, और उसी इकट्ठा भोजन का नाम क्या है? स्टार्च। स्टार्च को मंड भी बोला जाता है। मंड हिंदी हो गया, स्टार्च इंग्लिश का हो गया। ठीक है, तो स्टार्च क्या है? पेड़ पौधों का संचित भोजन। क्या हम लोग ये खाते हैं? हाँ, आप लोगों ने शकरकंद, स्वीट पोटैटो खाया होगा। स्वीट पोटैटो जो अक्सर जो व्रत रहते हैं तो खाते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या है? जड़ ही तो है। मतलब जो हम लोग खाते हैं तो क्या है? वो मतलब पौधों का संचित भोजन वहां इकट्ठा हो जाता है।
ठीक है ना। तो तना हम लोग खाते हैं, बट वो है तो स्टार्च, क्या है, पूरा का पूरा स्टार्च यानी ग्लूकोज ही है ना। अब ग्लूकोज, तो ग्लूकोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मतलब इकाई है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक जो अगर टूटता है तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज। हम लोग ग्लूकोज नहीं खाते, हम लोग खाते कार्बोहाइड्रेट है, वो बनता हमारे शरीर में ग्लूकोज है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आप सबसे ज्यादा खाते हैं, इसलिए भोजन का प्रमुख अंग क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया। सेलुलोज क्या है, तो सेलुलोज एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, इसका पाचन हम लोग कर, जटिल कार्बोहाइड्रेट आप खा तो लेंगे बट ये पचेगा नहीं, ठीक है, इसे कोई खाता ही नहीं है। तो अच्छा, ये सेलुलोज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है ना। अब पूरे संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में सेलुलोज ही पाया जाता है। अगला अगला कह रहा है कार्य का मात्रक होगा। देखिए, अब अगर बात करें कार्य के मात्रक की, ठीक है ना, तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल अगुणते बल की दिशा में विस्थापन। कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में। तो कार्य का मात्रक जूल माना जाता है, क्या मानते हैं, और न्यूटन जो है ये तो बल का मात्रक है, और जो वाट है ये शक्ति का मात्रक है, और जो डाइन है तो ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। किस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है, ठीक है ना, ठीक है। और इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है। अब यौगिक कौन सा है, ठीक है, तो देखिए अब यौगिक की बात करें अगर हम लोग, ठीक है, तो देखिए आपको दिया हुआ है पारा, तो पारा Hg होता है, तो पारा एक तत्व का परमाणु है, यौगिक नहीं है। ओजोन, ओजोन एक O3, ओजोन ऑक्सीजन का अणु है, ठीक है। वायु, तो वायु तो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, वायु क्या है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। तो बच कौन गया, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3, तो NH3 एक यौगिक है। और अमोनिया जल में बहुत ज्यादा मात्रा में विलेय है, क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में घुल जाता है। और खाद की दुकान आप लोग देखे होंगे, तो खाद की दुकान से जो गंध आती है वो अमोनिया की ही गंध आती है। खादों के दुकान से जो गंध आती है वो अमोनिया की गंध आती है, और अमोनिया गंध तीक्ष्ण होता है। अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक है, तो आप बैठ जाइए खाद की दुकान में 1 घंटे, सर्दी जुकाम आपका कुछ कंट्रोल हो जाएगा। क्यों, अमोनिया जो है तीक्ष्ण गंध आएगा, तीक्ष्ण गंध आएगा तो आपको छींक आएगी, 10 बार छींक अच्छे से आ जाएगी तो सर्दी जुकाम के जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और आपको छुटकारा मिल सकता है, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए अगला है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हरा प्रोटोजोआ, तो इसका राइट आंसर होगा यूग्लिना। यूग्लिना में ध्यान रखिएगा क्लोरोफिल पाया जाता है। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी अगर यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेगा, और प्रकाश संश्लेषण कर लेगा अगर यूग्लिना, तो ये अपना भोजन क्या करेगा, स्वयं बना लेगा। तो याद रखिएगा यूग्लिना एक ऐसा मतलब जीव है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और जिसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, ठीक है। एक अमीबा दिया है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, और अमीबा अपना भोजन जो है कूटपाद विधि के द्वारा ग्रहण करता है। अब ये कूटपाद विधि क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये हो गया अमीबा और यहाँ कोई भोजन है, तो ये अमीबा जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और अगले स्टेप में क्या करेगा, इसे ऐसे घेर लेगा। अगले स्टेप में क्या होगा, इसे जो है पूरी तरह से ऐसे घेर के ऐसे बना लेगा, ठीक है, घेर के अंदर कर लिया। बात समझ में आया। तो अमीबा धीरे धीरे आगे बढ़ता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं कूटपाद विधि। तो याद रखिएगा कि अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद विधि के द्वारा ग्रहण करता। अमीबा एक कोश की है, और पैरामेशियम भी एक कोश की है, लिस्मेनिया भी एक कोश की है, और यूग्लिना भी एक कोश की है। अमीबा वैसे 3 प्रकार का होता है, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा कोलोई, एंट अमीबा जिंजीवेलिस और एंट अमीबा कोलोई, ये हो गए।
और एक होता है एंटमीबा हिस्टोलिका। तो अमीबा 3 प्रकार के होते हैं, एंटमीबा कोलोई, एंटमीबा जिंजीवैलिस और एंटमीबा हिस्टोलिका। जो एंटमीबा कोलोई है ये हमारी छोटी आंत में पाई जाती है, और छोटी आंत में जो भी खाद्य पदार्थ होता है इससे ये विटामिन B12 का निर्माण करता है। किसका? तो याद रखिएगा, एंटमीबा कोलोई हमारे छोटी आंत में पाई जाती है और जो विटामिन B12 को बनाती है, और B12 का जो रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन है। क्या है? साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो साइनोकोबाल्मिन इसका नाम होता है और इसे नीला विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि साइनो का मतलब भी होता है ब्लू। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू। तो विटामिन B12 को ही, ठीक है, नीला विटामिन कहा जाता है ना। साइनोकोबाल्मिन, कोबाल्मिन से क्या आ गया? कोबाल्ट। कोबाल्ट। तो याद रखिएगा विटामिन B12 के लिए कोबाल्ट आवश्यक होता है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन पर्याप्त है। ठीक है, पैरामीशियम आप जानते हैं कि आपके स्लीपर के आकार का होता है। जो चप्पल होता है चप्पल के आकार का होता है, स्लीपर के आकार का। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम दलदली सड़क पर क्यों फिसल जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, कि जब आप नॉर्मल दौड़ रहे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अचानक रास्ते में पानी रहे और आप ध्यान न दें, आप स्लिप कर जाते हैं। क्यों? चिकनाहट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? तो कहीं ना कहीं हमारी हैबिट हल्का खुरदुरे पे चलने के लिए है, और चिकनाहट बढ़ गई तो चिकनाहट बढ़ने का मतलब होता है घर्षण का मान कम हो जाना। घर्षण का मान कम हो जाना, तो घर्षण बल कम हो जाता है, इसलिए आप स्लिप कर जाते हैं। जैसे अगर घर में नॉर्मल फर्श है, अब पानी फेंका हो तो आप नहीं गिरेंगे, लेकिन अगर टाइल्स हो, ठीक है, अब वो पानी से थोड़ा गीला हो, आप ध्यान न दें तो आप नॉर्मल चलेंगे तब भी गिर सकते हैं, वो स्लिप करेगा वो। ठीक है, तो घर्षण बल का मान कम होने के कारण, बात समझ में आ गया? तो घर्षण बल कम हो जाता है, इसीलिए एकाएक जो है गिर जाते हैं। अक्सर आप देखे होंगे, ठीक है, कि जब आप पानी में 2-4 घंटे काम कर लीजिए या पानी में नहा लीजिए तो आपके हाथ पांव एकदम सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ता इसलिए है कि जो आपका दिमाग है वो चाहता है कि आपके हाथ पांव स्लिप ना हो। क्या ना हो? आपका दिमाग चाहता है कि आपके हाथ पांव स्लिप ना हो, तो स्लिप ना हो इसलिए हाथ पांव खुरदुरा कर देता है। क्या कर देता है? हाथ पांव खुरदुरा कर देता है ताकि आप स्लिप ना हो। एक्चुअल में फिनोमिना ये होता है। ठीक है, और भी फिनोमिना है, परासरण और विसरण का भी है, बट ये भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो घर्षण के कमी के कारण जो है हम दलदली सड़कों पर या गीले सड़कों पर फिसल जाते हैं। अगला, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने की है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की है, और जे.जे. थॉमसन ने प्रोटॉन की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज की है। ध्यान दीजिएगा, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन यानी पी की खोज की, प्रोटॉन, और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन यानी एन की खोज की, और जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। पहले इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, फिर प्रोटॉन की खोज हुई, और फिर अंतिम में न्यूट्रॉन की खोज हुई। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस का 1.6, गुणते 10 घाते माइनस का 19 कूलाम। और न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 0। और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6 गुणते 10 घाते माइनस का 19 कूलाम। कोई दिक्कत? और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है ना। रेशम का उत्पादन किस प्रकार होता है? तो रेशम का जो उत्पादन है रेशम के कीट के प्यूपा से होता है। प्यूपा का मतलब होता है झाग। तो जो रेशम के कीड़े होते हैं शहतूत के पेड़ पे होते हैं तो अपने मुंह से झाग निकालते हैं, और उन्हीं झागों को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसी को कंपनियों में रिफाइनिंग करके शुद्ध करके और रेशम बनाया जाता है। जैसे आप लोगों ने मकड़ी देखा हुआ, तो मकड़ी जाला निकालती है। अगर यही मकड़ी के जाले को बहुत ढेर सारा इकट्ठा कर लें तो उससे भी कपड़े बन सकते हैं और बड़े मजबूत होंगे। वो डायरेक्ट नहीं बनेगा, कंपनी में उसको प्यूरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, जितने भी जंतु हैं उनके जानवरों से बनता है अक्सर। जैसे भेड़ को ले लीजिए, तो भेड़ का बाल होता है, तो भेड़ के बाल से ऊन बनते हैं, धागे बनते हैं, कपड़े बनते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा ऊन होता है। ऑस्ट्रेलिया में हर साल इतना ऊन होता है कि पूरे पृथ्वी को 2 बार लपेटा जा सकता है। अकेले ऑस्ट्रेलिया में हर साल इतनी मात्रा में ऊन होता है कि पूरे अर्थ को अगर वो चाहें तो 2 बार लपेट सकते हैं, इतना ऊन होता है। ठीक है,
अगला, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो देखिए, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि कोई भी कपड़ा भीगा हुआ हो सूख जाता है, क्योंकि कंटिन्यू घुमाते रहता है। क्या करता है? घुमाते रहता है। तो आप कपड़ा लेके घुमाइएगा घर पे, तो घुमाएंगे उसके पानी बाहर निकल जाएंगे। तो यही काम वॉशिंग मशीन भी करता है। अब चूंकि आप घुमाएंगे तो पानी अगल बगल जा सकता है, अगल बगल आपको पीट भी सकते हैं, आप थक भी तो जाएंगे। तो वॉशिंग मशीन में क्या होता है, डाल दिए कपड़े, बटन दबा दिए, 10 मिनट 15 मिनट कंटिन्यू घूमता रहा, और जब घूमता रहा तो जो सिलेंडर जैसा होता है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होते हैं? ऐसा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे कोई सिलेंडर डब्बा होता है, उसमें डालते हैं कपड़ा आप लोग, और जगह जगह छिद्र होता है। तो कपड़ा घूमेगा कंटिन्यू, उसका जो पानी होगा निकलता जाएगा, और लगभग आधे घंटे में कपड़े का पानी बिल्कुल चला जाता है। तो पानी बिल्कुल चला जाएगा तो कुछ देर बाद क्या होगा, वो सूख जाता है। ठीक है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है, ध्यान दीजिएगा। अपोहन, तो अपोहन के सिद्धांत पर, ठीक है, आपके किडनी का डायलिसिस होता है। जब आपका किडनी खराब हो जाता है तो ब्लड में अशुद्धि खूब बढ़ जाती है, तो हफ्ते में एक बार ब्लड को पूरा निकाला जाता है, और निकालने के बाद मशीन से ब्लड को साफ किया जाता है, और फिर वही ब्लड आपके शरीर में डाला जाता है। तो किडनी यही काम करती है। किडनी खराब है तो इस क्रिया को बोलते हैं डायलिसिस या अपोहन। ठीक है, तो अपोहन उस विधि का नाम है। ठीक है, विसरण, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर प्रवाह। दूध का पीएच मान होता है, देखिए दूध का जो पीएच मान होता है लगभग 6.4 या 6.6 होता है। ठीक है, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है, अगर पीएच मान 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं क्षार, और 7 से कम है तो उसे बोलते हैं अम्ल। अगर पीएच मान 7 से कम है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं, और ज्यादा है तो, अब पीएच मान 7 है तो उदासीन। ठीक है, ध्यान दीजिए। और आगे, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन, और लाल रक्त कणिकाओं का मतलब होता है आरबीसी। ठीक है, और आरबीसी में जो है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और जो आरबीसी है ये 120 दिन के भीतर मर जाती है, और मरने के बाद फिर से आरबीसी बनेगा। तो कहां बनता है? अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। अगला है भारहीनता होती है। तो भारहीनता का मतलब होता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाए, ठीक है, तो उस वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा, और जब भार शून्य हो जाएगा तो उसे बोलते हैं भारहीनता। अब भारहीनता कहां देखने को मिलेगा? तो सैटेलाइट में। आप कभी मूवीज में देखे हो, सैटेलाइट का अगर सीन आया हो तो सैटेलाइट में जो भी दिखते हैं वो तैरते हैं, क्योंकि वहां कोई भार नहीं होता उनका। जब भार शून्य है तो हवा में तैरते रहेंगे। तो भारहीनता की स्थिति कहां मिलती है? अंतरिक्ष के बाहर, अंतरिक्ष के बाहर। ठीक है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। याद कर लीजिए, अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है ना, और अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ठीक है, ये सब अम्ल के उदाहरण हैं। और अम्ल का मतलब तेजाब होता है, जिसे आप तेजाब कहते हैं वही अम्ल है। वैज्ञानिक भाषा में अम्ल बोलते हैं, अंग्रेजी में एसिड बोलते हैं। ठीक है ना, तो अम्ल ये हो गया। इसके बाद किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो ये मांस प्रोटीन से भरा हुआ है, दूध में केसीन प्रोटीन पाया जाता है, दाल भी प्रोटीन से भरा हुआ है। जो चावल है इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, चावल हो गया, रोटी हो गया, इनमें प्रोटीन नहीं, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, जिसे रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अगला, कपूर को किस विधि द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन। आपको पता है कि अगर कोई ठोस है और उसे गर्म किया जाए तो सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, तो कपूर में ऐसा गुण पाया जाता है, इस गुण को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, अंग्रेजी में सब्लिमेशन। ठीक है, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, शुष्क बर्फ हो गया। ठीक है, ये सब ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ठीक है, 2 प्रश्न और है। निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन। विटामिन जो है आपके शरीर की सुरक्षा करता है।
विटामिन के अधिकता से कोई रोग नहीं होगा, हाँ विटामिन कम होंगे तो आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन बी, तो विटामिन ए की कमी से रेटिनॉल मतलब आपको रतौंधी हो जाता है, बी कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी कमी से रिकेट्स यानी हड्डी टेढ़ी हो जाएगी, हड्डी कमजोर हो जाएगी। तो जिनके शरीर में विटामिन डी कम होता है उनके पैर में फ्रैक्चर अक्सर आता है। तो विटामिन डी कम है तो कहीं ना कहीं हड्डियां कमजोर होंगी, और हड्डियां कमजोर होंगी तो हड्डियों से संबंधित बीमारियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा हो जाता है किस कारण? तो वाष्पीकरण के कारण होता है। इसका डिटेल आप लोग कमेंट में बताइएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है। अगला, वायु से हल्की गैस है अमोनिया। देखिए, वायु से हल्की अमोनिया होती है, वायु से हल्की हाइड्रोजन होती है, वायु से हल्की हीलियम होती है। ये सभी गैसेस वायु से हल्की हैं, अमोनिया, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम का गुब्बारा आप लोग मूवीज में देखे होंगे, मूवीज में देखते होंगे, जब छोड़ते हैं गुब्बारा तो अपने आप ऊपर उड़ने लगता है, वो हीलियम वाला होता है। ठीक है। तो आज यहाँ पे ये 20 प्रश्न समाप्त होते हैं, इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना। और अगला वीडियो जो है फिर आपको